रामचरण जी की कल से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने कल रात में खाना ठीक से नहीं खाया था और न ही रात में सही से सो पाए थे, इसलिए दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उनकी आंख लगी थी कि तभी उनकी बहू उन्हें आवाज लगाने लगी, बाबूजी बाबूजी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहू रागिनी की आवाज सुनकर रामचरण जी हड़बड़ा कर जैसे ही उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके सामने ही खड़ी हुई थी और आंखें निकालते हुए बोली, कितनी देर से मैं आपको आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? यहाँ आराम फरमा रहे हैं। वो बहू में तो बस अपने ससुर की बात बीच में ही काटते हुए रागिनी बोली, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाहर मेरी कुछ सहेलियां आई हुई है, तो बाजार से जाकर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे ले आइए और हाँ, पैसे पूरे ला कर देना, कभी बाहर चटपने खाने लग जाओ। वैसे भी बुढ़ापे में आपकी जीभ कुछ ज्यादा ही चतुरी होती जा रही है। रामचरण जी अपनी बहू की बातों को चुप खड़े सुन रहे थे। तभी बहू बोली, अब यहीं खड़े रहोगे क्या? जल्दी जाओ। थोड़ी देर बाद रागिनी अपनी सभी सहेलियों को सर्व कर रही थी और रामचरण जी अपने कमरे में बैठे इंतजार कर रहे थे कि बहू उनके लिए भी समोसे लेकर आएगी। वैसे भी समोसे उन्हें बहुत पसंद थे, लेकिन उनकी बहू ने उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया। रामचरण जी को बहुत भूख लगी थी और बहुत देर से अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। सोचने लगे अब बहू कुछ खाने को दे देगी। बहू रामचरण जी को खाना अपने पति के खाने के बाद ही देती थी और आज तो वैसे भी उनके बेटे ललित को आने में देर हो गई थी, तो रामचरण जी से भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब ललित ऑफिस से घर आया और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा तो रामचरण जी भी तेज कदमों से डाइनिंग के पास आकर खड़े हो गए। बहू रामचरण जी को टेढ़ी नजरों से देख रही, उसने गरम गरम खाना पति के आगे परोस दिया। रामचरण जी की नजर खाने की प्लेट पर थी क्योंकि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। ललित खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। रामचरण जी कुर्सी सरका कर बैठने लगे, तभी बहू रामचरण जी की तरफ मुंह बनाते हुए बोली, बाबूजी रुक जाए, थोड़ा तो सब्र कीजिए, जाए वहां जाकर एक तरफ बैठ जाए, मैं तुम्हें खाना वही दे दूंगी। रामचरण जी बह के कहने पर एक तरफ चारपाई पर बैठ गए। रागिनी रसोई में गई और सुबह की 2 बासी रोटी सूखी सब्जी के साथ लाकर रामचरण जी के आगे रख दी। रामचरण जी ने रोटी उठाए और उसे उलट पलट कर देखने लगे। बहू, ये तो सुबह की बासी रोटी है। हाँ बाबूजी, फेंकने से तो अच्छा है, इन रोटियों को आप खा लीजिए। रामचरण जी बहू से बड़े ही धीमे स्वर में बोले, पर बहू ये तो मुझसे चबाई भी नहीं जाएगी और सूखी सब्जी के साथ तो यह मेरे गले से भी नहीं उतरेगी। बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें पता भी है महंगाई कितनी हो गई है और इस तरह अनाज की बर्बादी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। रामचरण जी बोले, बहू तुम इतनी ज्यादा रोटी बनाती ही क्यों हो कि बच जाए। बहू रामचरण जी की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली, तो क्या अब मैं दिन भर बैठकर तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां सेंकने का काम करूं? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? और वैसे भी अगर सूखी रोटी आपसे चबाई नहीं जाती तो पानी में भिगो भिगो कर खा लो। इतना कहकर बहू रसोई में चली गई। तभी ललित अपने कमरे से बाहर आया तो रामचरण जी अपने बेटे से बोले, बेटा देखो ना, बहू ने मुझे खाने में सूखी रोटी दी है। बहू से कहो कि वह मुझे तुम्हारे साथ ही गर्म रोटियां सेक कर दे दिया करे। बेटा गुस्से में बोला, बाबूजी मेरी पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है और बाकी बची रोटी आप नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? पता है कितनी मेहनत से दिन भर पैसा कमाता हूँ मैं, मेरी कमाई ऐसे ही बेकार कूड़े के ढेर में नहीं फिकेगी। कहकर बेटा भी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर रामचरण जी के पेट की आग उनकी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। रामचरण जी बहुत देर तक आंखों में आंसू लिए खाने की थाली को देखते रहे, क्योंकि बेटे बहू की कलेजे को चीर देने वाली बातें सुनने के बाद दूर दूर तक भी उन्हें भूख नहीं थी। वह चारपाई से उठे और बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर लेट गए। अगले दिन सुबह बहू ने काली पीली चाय बनाकर रामचरण जी के आगे ले जाकर रख दी और बोली, चाय पीकर बर्तन साफ करके रख देना और हाँ, मैंने कपड़े धो दिए हैं, उन्हें छत पर सुखा देना। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। रामचरण जी ने एक नजर चाय पर डाली तो चाय में दूध नाम मात्र का ही था। सामने ही दीवार पर लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर रामचरण जी फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या तुम्हारे सामने कभी सूखी रोटी नहीं खाई, तुमने हमेशा मुझे गरम गरम रोटियां खिलाई। आज जब तुम चली गई हो तो बेटे बहू को मेरी 2 रोटी भी भारी हो गई है। मुझे बासी रोटियां खिलाते हैं, मेरी 2 रोटी से उनके खर्च बढ़ जाते हैं। रामचरण जी अपने हर एक बहते आंसू में अपनी पत्नी को याद कर रहे थे।
उनकी पत्नी कैंसर से ग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से उनका देहांत हो गया था। कौशल्या जी को गए हुए 2 साल हो गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वह अपनी पत्नी को याद न करते। बेटी के पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि वह अपने पिता के पास बैठकर 5 मिनट बात भी कर ले। बहू के साथ साथ बेटे को भी अपना पिता बोझ लगता था। रामचरण जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी का ससुराल नजदीक ही है। दामाद बाबू पेशे से वकील है। बेटी अपनी ससुराल में खुश है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बेटा एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। पिता को 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान देने के लिए उनके दिल में जगह नहीं है। 75 वर्षीय रामचरण जी अपनी बीमारी और बुढ़ापे से लाचार है, लेकिन फिर भी बहू उन्हें सारे दिन किसी न किसी काम में लगाए रखती है। रामचरण जी दमे के शिकार हैं। बेटा बहू उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। रामचरण जी अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहा रहे थे कि तभी बहू के चिल्लाने की आवाज आई। रामचरण जी ने जल्दी से चारपाई छोड़ी और बर्तन लेकर रसोई में पहुंच गए। 2 रोटी खाने में भी कितना समय लगते हो तुम, अब देख क्या रहे हो? जल्दी से बर्तनों को साफ करके रख दीजिए और अपने बर्तन बाहर एक तरफ रख देना। इस तरह अपने बुजुर्ग ससुर को काम बताते हुए बहू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। शाम को जब बेटा ऑफिस से घर आया तो रामचरण जी बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। बेटी को देखकर सोचा 2 बात कर लूं, लेकिन ललित ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब ललित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तब रामचरण जी बेटे से बोले, बेटा मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ले देकर 2 ही कुर्ते हैं और वह भी कई जगह से फटे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि ऑफिस से आते समय। क्या बाबूजी, आप भी बिल्कुल हक करते हैं। कम से कम ये तो देख लो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, शाम को बात करना। ललित पिता की आधी अधूरी बात बीच में ही छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी बहू किचन से दंदनाती हुई आई और बोली, तुम तो बस इसी ताक में बैठे रहते हो कि कब बेटे को खर्चा बताया जाए। अरे बुढ़ापे में भी नए नए कपड़े पहनने का शौक लगा हुआ है। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब चाहा तोड़ लिया। सारा दिन मेहनत करते हैं मेरे पति, तुम तो घर में पड़े रहते हो, कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े बनवाने की, जो है उनमें ही गुजारा करो, ज्यादा फरमाइश मत करो जा बुढ़ापे में। इतना कहकर रागिनी वहां से अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर रामचरण जी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इसी तरह बेटे बहू की खरी खोटी सुनकर ही रामचरण जी का जीवन कट रहा था। बहू रामचरण जी को 2 रोटी से ज्यादा नहीं देती थी, इसलिए उन्हें शाम होते होते भूख लगने लगती थी। एक दिन वह रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। रोटी और सब्जी तो दोनों ही खत्म थी। उनकी नजर दूध पर पड़ी तो उनका दूध पीने को मन कराया। जब से उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर गई थी तब से तो उन्हें दूध भी नसीब नहीं हुआ था। वह आधा गिलास दूध और 2 ब्रेड लेकर अपने कमरे में जाने लगे तो रास्ते में ही बहू उन पर बुरी तरह बरस पड़ी और उनके हाथ से दूध का गिलास छीनते हुए बोली, किसने कहा मुझसे बिना पूछे रसोई में आने के लिए? रामचरण जी बोले, बहू सुबह से 2 रोटी में हूँ, भूख लग रही थी, रोटी थी नहीं, दूध देखा तो पीने को मन कराया, इसलिए थोड़ा सा दूध और 2 ब्रेड ले लिए। रामचरण जी बहू से डरते डरते हुए बोले, ये देखो बुढ़ापे में भी दूध पीने की आग लगी है। पैसों का आता है, दूध फ्री में नहीं आता। भाव सुना है दूध का, पर आपको क्या, आपको तो सिर्फ खर्च से मतलब है। बेटा चाहे कैसे भी कमा कर लाए, लेकिन नहीं, आपको तो बढ़िया खाने को और बढ़िया पहनने को चाहिए। बहू की फटकार सुनकर रामचरण जी जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। घर में बहू और बेटे ने तो उन्हें पराया कर दिया था। बेटे बहू से 2 शब्द मीठे सुनने को वह तरस जाते थे। पत्नी के जाने के बाद तो उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। बेटे से अगर कोई बात करनी होती तो वह भी चिल्लाकर बात करता और बहू उसकी बातें तो सीधे कलेजे को ही चीर जाती। अब रामचरण जी को अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब उनकी पत्नी जिंदा थी तब उनका कितना ख्याल रखती थी। हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। बस यही सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन संडे था। बेटा भी घर पर ही था। बहू ने रामचरण जी को बाजार में सब्जी लाने के लिए भेजा था। कुछ देर बाद रामचरण जी सब्जी लेकर घर आ गए। वह सब्जियां रसोई में रखकर बाकी बचे पैसे बहू को देने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़े तो बेटे और बहू के कमरे से आई।
आवाज सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रागिनी, मैंने सब इंतजाम अच्छे से कर लिया है। मैंने अपना ट्रांसफर भी शहर में करवा लिया है। अब बस कुछ दिन बाद ही हम इस घर को बेचकर शहर चले जाएंगे। ये सुनकर रागिनी खुशी से झूम उठी, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, शहर तो जाएंगे ललित, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लेकर नहीं। अरे तो फिर बाबूजी कहाँ जाएंगे रागिनी? कहीं भी जाए, लेकिन हम उन्हें अपने साथ शहर लेकर नहीं जाएंगे। शहर में रहकर बहुत सारे खर्च कर बहुत है बढ़ जाते हैं, और फिर तुम्हारे बाबूजी बुढ़ापे में बिस्तर पर पड़ गए तो कौन करेगा? उनकी सेवा इसलिए बोल रही हूँ कि हम उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। और रही बात उनके रहने की, तो मेरी सहेली ने अपने सास और ससुर पास के ही एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। उसी वृद्ध आश्रम में मैं बाबूजी के रहने की बात कर लूंगी। ललित बोला, ये आइडिया सही रहेगा रागिनी, हम बाबूजी को वृद्ध आश्रम में ही छोड़ देंगे। बुढ़ापे में उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, इसी हफ्ते हमारी एनिवर्सरी भी है। ललित, अरे तो क्या इस घर में आखिरी एनिवर्सरी पूरे धूमधाम से मनाएंगे? बेटा और बहू की बातें सुनकर रामचरण जी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो वही फर्श पर बैठ गए। कुछ पल के लिए तो उनके दिमाग ने काम करना अड़ी बंद कर दिया था। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। अब इस कलयुगी बेटे और बहू को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। कुछ देर बाद बेटा और बहू दोनों अपने कमरे से बाहर आए तो रामचरण जी उनके पास आकर बोले, बेटा, मुझे अपनी बेटी सुमन से मिलने को बहुत मन कर रहा है। वह भी कभी जल्दी से आ नहीं पाती, इसलिए मैं सोच रहा था 2-4 दिन के लिए उसके पास चला जाऊं। ये सुनकर ललित बोला, ठीक है पिताजी, मैं शाम को ही आपको दीदी के यहाँ छोड़ आऊंगा। एक बार के लिए तो रागिनी ने वहां जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर सोचा कि अगर यह बुड्ढा यहाँ से 1-2 दिन के लिए चला जाएगा तो हम घर के पेपर और यहाँ से जाने का इंतजाम अच्छे से कर पाएंगे। यही सोचकर रागिनी भी खुशी खुशी रामचरण जी को उनकी बेटी सुमन के घर भेजने को तैयार हो गई। उसी समय रामचरण जी ने एक थैले में अपना कुछ जरूरी सामान रखा और बेटे के साथ शाम को ही रामचरण जी ने अपना कुछ सामान थैले में रखा और बेटे के साथ बेटी के घर पहुंच गए। अपनी बेटी को देखते ही रामचरण जी की आंखों में आंसू छलक आए। उस समय तो रामचरण जी ने बेटी से कुछ नहीं कहा। ललित अपने दीदी से बोला, दीदी 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, आप अपने साथ ही बाबूजी को लेकर आ जाना, मेरा समय नहीं लग पाएगा। ठीक है ललित, मैं बाबूजी को लेकर आ जाऊंगी। ललित के जाने के बाद पिता का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सुमन बोली, क्या हुआ पिताजी, इतने उदास क्यों हूँ? रामचरण जी ने बेटी और दामाद से बेटे और बहू की करतूत के बारे में बताया, जिसे सुनकर सुमन के होश उड़ गए। रामचरण जी बोले, दामाद बाबू, मुझे आपसे एक काम करवाना था। बेटे और बहू की एनिवर्सरी है तो मैं ऐसा बेहदा देना बहा हूँ, तोहफा देना चाहता हूँ जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए। 2 दिन बीत गए। रामचरण की बेटी और दामाद के साथ घर पहुंचे तो देख बेटे ने पूरे घर को महल की तरह सजाया हुआ था। लगता है बेटे और बहू को यहाँ से जाने की खुशी कुछ ज्यादा ही हो रही है। रामचरण जी मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगे। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबने बेटे और बहू को अच्छे अच्छे खूब सारे तोहफे दिए, खूब बधाइयां दी। रामचरण जी बेटे और बहू की तरफ बढ़े तो ललित बोला, बाबूजी आपके पास तो कुछ होगा नहीं हमें देने के लिए, क्योंकि आप तो खुद हो मेरे सामने हाथ फैलाते रहते हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मैं तो तुझे ऐसा तोहफा दूंगा जो आज तक तुझे किसी ने नहीं दिया होगा। कहते हुए रामचरण जी ने अपने थैले से कुछ पेपर्स निकले और बेटे को दे दिए। पेपर देखकर रागिनी ललित से बोली, अरे ललित, यह सब क्या है? जरा खोल कर तो देखो, मुझे तो ये प्रॉपर्टी के पेपर लग रहे हैं। रागिनी, तुम सही बोल रही हो, ये प्रॉपर्टी के पेपर ही है। बाबूजी ने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। बेटा और बहू पेपर हाथ में लेकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जैसे ही पेपर खोलकर पड़े दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो चक्कर खाकर अभी गिर पड़ेंगे। क्यों मेरे बच्चों, कैसा लगा इस बुढ़े का तोहफा? रामचरण जी मुस्कुराते हुए बोले। और बाबूजी, यह आपने क्या कर डाला? कैसा तोहफा दिया है आपने हमें? अरे ऐसे भी क्या कोई करता है अपने बेटे के साथ? आपने मेरे होते हुए ये सब आप कैसे कर सकते हैं? बेटा, जैसे तू इस घर को बेचकर पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर पत्नी के साथ शहर में रहने का प्लान बना सकता है, तो मैं ये सब क्यों नहीं कर सकता? बेटा, अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है और मेरी प्रॉपर्टी पर भी तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों ने आज तक मुझे दिया ही क्या था? 2 वक्त की रोटी तुम मुझे ना दे पाए।
2 मिनट का समय तुम मुझे ना दे पाए और प्यार व सम्मान की तो बात ही मत करो। मैं सब कुछ सहन करता रहा। इसके बावजूद भी जब तुमने मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने की बात की, मैंने तभी यह कठोर फैसला ले लिया था। रामचरण जी की बात सुनकर बेटा और बहू उनके के पैरों में लेट गए और उनसे माफी मांगने लगे। बाबूजी माफ कर दो, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। नहीं बेटा, गलती तो मुझे हुई थी, जो अपना सब कुछ होते हुए भी तुम लोगों की खरी खोटी सुन रहा था, नौकरों जैसी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपनी बाकी बची जिंदगी को पूरे आत्मसम्मान के साथ हंसी खुशी जीऊंगा। बेटे बहू ने रामचरण जी के खूब हाथ पांव जोड़, लेकिन रामचरण जी ने उन्हें माफ नहीं किया और 2 दिन बाद ही बेटे और बहू को घर खाली करना पड़ा। अपने ही घर में रामचरण जी ने वृद्ध आश्रम बनवाया, जिसमें वह और न जाने उनके जैसे कितने बुजुर्ग और महिला उस वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। बेटी ने रामचरण जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन रामचरण जी ने साफ इनकार दिया। नहीं बेटी, इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी है। तुम्हारी माँ ने भी इसी घर में दम तोड़ा था और मैं भी अपनी अंतिम सांस इसी घर में लेना चाहता हूँ। रामचरण जी ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया और आधे हिस्से को बेचकर उन पैसों से वह अपना जीवन गुजारा करते हैं। आज वह अपने जैसे ही हम उन लोगों के साथ अपने घर में हंसी खुशी अपना जीवन काट रहे हैं और बेटा बहू दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।